जय हिंद दोस्तों। अभी मैं फ़िलहाल पानीपत में हूँ और पानीपत में जिस स्थान पर हूँ उस स्थान का नाम इब्राहिम लोदी का मकबरा है। आप लोगों को इब्राहिम लोदी के बारे में बताऊंगा, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उनके बारे में बताऊंगा, और उसके साथ साथ इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है उस मकबरे के बारे में भी कुछ जानकारी दूंगा। ये कब बना है, किसने बनवाया है। तो चलते फ़िलहाल देखते हैं वो मकबरा कैसा है, और मकबरे से जुड़ी जानकारी आप लोगों को दूंगा, और थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में भी बताऊंगा, लोदी वंश के बारे में। चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग उस स्थान पा चुके हैं जिस स्थान के बारे में आप लोग मैं सुनाना चाहता था और जिस स्थान को मैं दिखाना चाहता था। तो कैमरामैन थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए, साथ साथ आइए। हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, उसके बारे में यहाँ पर सूचना दिया गया है। और ये जो मकबरा इब्राहिम लोदी का बनाया गया है उसके बारे में भी इस साइन बोर्ड पर जानकारियाँ दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इधर मकबरे की तरफ। हाँ तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ उस स्थान पर जिस स्थान के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता था, दिखलाना चाहता था जिस स्थान को, और इब्राहिम लोदी से जुड़ी जो कुछ भी जानकारियाँ है और लोदी वंश के बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं इस मकबरे की तरफ, देखते हैं कैसा मकबरा है। हाँ तो दोस्तों, ये सीढ़ी आप लोग देख सकते हैं। ये सीढ़ी जो है लाखोरी ईंटों से बना हुआ है। वो ब्रिटिश कालीन के समय का ये ईंट है जो अधिकांश क्षेत्रों में भारत भर में यूज किया जाता था। और वर्तमान समय में जो ईंटें हैं उनको तो आप लोग देखते ही हैं, इनसे बहुत बड़ी मतलब कि मोटा है, चौड़ी है, और वजन भी है। और इसको आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब कि एक पतला सा छोटा सा ईंट है और बहुत टिकाऊ है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा है मकबरा, आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं उस मकबरे के पास में आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब ये मकबरा है जो है वो जंजर पड़ चुका है। ये मकबरा, इसी मकबरे का नाम इब्राहिम लोदी का मकबरा है। आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब कि जंजर पड़ चुका है। और ये मकबरा जो है इब्राहिम लोदी खां का है, जो इनके दादा हुआ करते थे बहलोल लोदी। वो दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी में बैठते हैं और दिल्ली सल्तनत को संभालते हैं। और दिल्ली सल्तनत को संभालने के साथ साथ अपने शासन व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। और चलाने के साथ साथ इनका कार्यकाल जो रहता है वो 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक रहता है। और ये बहुत अच्छे तरीके से अपना शासन व्यवस्था चलाते हैं। और इसके साथ साथ इनका शासनकाल जब ख़त्म होता है 1489 ईस्वी में, तो इनके बड़े बेटे, जो इनके बड़े बेटे सिकंदर लोदी खां होते हैं दूसरा, उनको बैठाते हैं गद्दी पर। वो बैठते हैं 1489 ईस्वी को, यानी कि 15वीं शताब्दी में, और अपने शासन व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं, बहुत विस्तारित रूप से चलाते हैं, एक अच्छे शासक के रूप में उभरते भी हैं। और ये एक शहर बसाते हैं जो पहले सिकंदराबाद नामक एक स्थान हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, जिनको ये बहुत खूबसूरत तरीके से मतलब बसाए, जो फिलहाल के समय में आगरा शहर से नाम से प्रसिद्ध है। और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना शासन व्यवस्था चलाते हैं सिकंदर खां लोदी, अपना विस्तारित करते हैं, चलाते हैं, और अपने मंत्रीगण के साथ बहुत अच्छे भाव स्वभाव से रहते हैं, और जनता के प्रति भी कुछ सोच विचार अच्छे तरीके से रखते हैं। फिर इनके बाद 1517 ईस्वी में इनके जो बेटे होते हैं
इब्राहिम खान लोधी जो सबसे बड़े बेटे होते हैं उनको एक गद्दी पर बैठाते हैं। 1517 ईस्वी में इब्राहिम खान लोधी गद्दी पर बैठते हैं। ये अपने आप को मतलब कुछ ऐसा महसूस करते हैं, सोचते हैं कि जैसे मैं ही इस दिल्ली सल्तनत का सब कुछ हूँ। मतलब अपने मंत्रीगण को अच्छा भाव स्वभाव नहीं देते हैं, ना अच्छे से मान सम्मान देते हैं। सोचते हैं कि जो हूँ सो मैं ही हूँ, मेरे बाद ही कोई और है। और दिल्ली सल्तनत को कुछ अपने ऐसे तरीके से चलाते हैं कि मतलब कि मंत्रीगण को कुछ नाराज सा महसूस होता है। और कुछ समय के बाद ये अपने मंत्रीगण में कुछ बदलाव करते हैं। बदलाव ऐसा करते हैं कि जो पुराना मंत्रीगण थे उनको ये बदल देते हैं और उनके स्थान पर एक दूसरा नया मंत्रीगण बैठा देते हैं मंत्रिमंडल में अपने। और इसके साथ साथ जब नया मंत्री बैठाते हैं अपने मंत्रिमंडल में तो होता यूँ है कि जो पुराने मंत्रीगण थे वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि हम लोग दिल्ली सल्तनत के लिए दिन रात एक करके अच्छे तरीके से हम लोग किए और हम लोगों को अपने पद से हटा दिया गया और मान सम्मान भी नहीं दिया जा रहा। तो ये कुछ गुस्सा सा हो जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चलता जाता है। कुछ जनता के प्रति भी गलत निर्णय इब्राहिम खान लोधी लेने लगते हैं जिससे जनता भी परेशान हो जाती है। यूँ चलते चलते मतलब कि बहुत जनता और मंत्री जो पहले के थे वो भी परेशान हो जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो इब्राहिम खान लोधी के द्वारा गवर्नर पंजाब का बनाए हुए रहते हैं वो दौलत खान लोधी रहते हैं और इस बात को लेकर वो चिंतित होते हैं, सोचते हैं जनता के प्रति और जो पुराने मंत्रीगण थे उनके प्रति सोचते हैं। ये सोचते हैं कि मतलब कि दिल्ली सल्तनत को मतलब कि कमज़ोर किया जा रहा है इब्राहिम लोधी के द्वारा और जनता के प्रति गलत निर्णय लिया जा रहा है। उसको देखते हुए एक ऐसा शासक चुनते हैं, देखते हैं अपनी नज़र में जो कि दिल्ली सल्तनत को संभाल सके और दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ा सके। तो उसके लिए इनके नज़र में एक अफ़गान का शासक रहते हैं जिनका नाम बाबर रहता है, वो उनको चुनते हैं और दौलत खान लोधी उनको न्योता देते हैं दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के। बाबर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इस सूचना को पाकर पानीपत आता है। उसके साथ साथ वो बहुत ही अपने साथ सजो सामान लेकर आता है, जैसे आधुनिक समय में जो भी औजार थे लड़ाई लड़ने के लिए वो लेकर आता है। उनमें से प्रमुख लड़ाइयाँ जो सेंट्रल एशिया में हुआ करती थी 16वीं शताब्दी में वो तोप हुआ करती थी जो कि भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत ही अनजान सी थी। तोप गोला बारूद एक मतलब कि बहुत ही अनजान सी थी। तो बाबर इसको लेकर अपने साथ आता है और रणनीति बनाकर आता है कि किसी भी तरीके से दिल्ली सल्तनत पर कब्जा ही होना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तो फाइनली वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर यहाँ आता है और आने के बाद जो इब्राहिम खान लोधी होता है उसको मतलब कि कम भावता है। वो सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा सैनिक है, हाथी घोड़े हैं, भाले वगैरह है, सजो सामान है और तो मैं इस युद्ध को आराम से जीत जाऊंगा। वो हल्के में लेने लगता है इस युद्ध को। बाबर जो है अपने अच्छे निर्णय के साथ इस लड़ाई में भाग लेता है और उसके सेनापति लेते हैं। और इधर इब्राहिम खान लोधी जो होता है वो सोचता है कि जो मेरा गवर्नर है पंजाब का दौलत खान लोधी वो भी मेरा साथ देगा, लेकिन दौलत खान लोधी रहता है वो साथ नहीं देता है। वो साथ
बाबर को देता है। तो फिर फाइनली होता ही है कि जब यहाँ पर लड़ाई शुरू होता है तो बाबर का सेना जो लगभग थी, इधर बाबर की सेना थी और उस साइड इब्राहिम लोदी की सेना। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से लगभग 6 गुना ज़्यादा थी और ये लड़ाई लगभग 6 घंटे तक चलता रहा, जिसमें करारी हार हुई इब्राहिम लोदी खां का। और हार के बाद दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई और जो लोदी राजवंश थी उसको समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर जो इब्राहिम खां लोदी होता है वो उनको जो बाबर होते हैं उनको ये मार देते हैं। मारने के बाद वो एक छोटे से समाधि बना देते हैं जो NH-44 पर रहता है, यहाँ पर जो सचिवालय के करीब होता है। तो फिर उस कहानी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब 1866 ईस्वी में अंग्रेजों NH-44 का जब निर्माण कर रहे थे, रिनोवेशन कर रहे थे, नवीकरण कर रहे थे, तो वो कुछ रोड़ा बन रही थी। इब्राहिम लोदी की मकबरा जो थी वो NH-44 पर ही थी पहले, तो रोड़ा बन रही थी, कुछ मतलब कि रास्ते को विरोध कर रही थी। तो वहाँ से 1866 ईस्वी में अंग्रेज जो सचिवालय है वहाँ से करीब करीब 200 मीटर पड़ता है पूर्व साइड में, वो यहाँ उसका निर्माण करते हैं 1866 ईस्वी में, 19वीं शताब्दी में। और आप लोग देख सकते हैं ये उसी समय का है मकबरा है, कितना जंजर हो चुका है। कैमरामैन थोड़ा कैमरा इधर भी घुमा दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं जो है किस हालात में है, कितना जंजर हो चुका है। और इस मकबरे के अलावा ये जो मकबरा वाला स्थान है उसको पार्क में तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर पार्क है जिसमें बच्चे झूले झूलते हैं और मतलब तरह तरह के व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसा दिख रहा है नज़ारा यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा, बहुत ही एकदम प्यारा सा मस्त व्यू है। आप लोग देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा कैमरा इधर भी घुमा दीजिए। देख सकते हैं आप लोग कितना मतलब प्यारा लग रहा है। हाँ तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और